आज हम लेखांकन के बारे में पढ़ेंगे। लेखांकन का अर्थ, उसकी विशेषताएं और जो डिफरेंट अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी है, यानी जो 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है लेखांकन क्या होता है। देखिए, क्या लेखांकन का क्या अर्थ है। वर्ष 1941 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक अकाउंट्स ने लेखांकन की एक परिभाषा दी थी। लेखांकन का संबंध उन लेन देनों एवं घटनाओं से है जो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति के होते हैं। मुद्रा के रूप में प्रभावशाली ढंग से लिखने, वर्गीकृत करने, संक्षेप में व्यक्त करने एवं उनके परिणामों की विश्लेषणात्मक व्याख्या करने की कला से है। यानी अकाउंटिंग क्या है। ले अकाउंटिंग या लेखांकन का संबंध उन लेन देन एवं घटनाओं से है, वे सारे ट्रांजैक्शन जो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति के होते हैं, यानी जो पैसे में आके जा सकते हैं। मुद्रा के रूप में प्रभावशाली ढंग से उनको लिखा जा सकता है, वर्गीकृत किया जा सकता है और समराइज किया जा सकता है उनके परिणामों को, और विश्लेषणात्मक ढंग से उनकी व्याख्या की जाती है। तो ऐसी जो प्रक्रिया है उसे हम लेखांकन कहते हैं। अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने भी लेखांकन को अच्छे ढंग से परिभाषित किया है कि लेखांकन आर्थिक सूचनाओं को पहचानने, मापने और संप्रेषित करने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके आधार पर सूचनाओं के उपयोगकर्ता तर्कयुक्त निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। यानी अकाउंटिंग जो है वो आर्थिक सूचनाओं को पहचानना, उनको मापना और संप्रेषित करना, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास भेजने की एक प्रक्रिया है जिसके आधार पर जो उसके उपयोग करता है, जो उन सूचनाओं को उपयोग करेंगे, उन सूचनाओं का प्रयोग करके सही ढंग से तर्क युक्त जो है निर्णय ले सकें। ऐसी प्रक्रिया को हम अकाउंटिंग कहते हैं। देखिए, अकाउंटिंग ऐसे चलती है। लेखांकन सूचनाओं का संप्रेषण होता है, वो निर्णय लेने में सहायक होती हैं, आर्थिक घटनाएं घटती हैं। ये सारी लेखांकन प्रक्रिया जो है इन्हीं सूचनाओं को, निर्णय लेना, आर्थिक घटनाएं, उनके चारों तरफ घूमती है। उन जो है 1970 में अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड ऑफ AICPA ने लिखा है कि लेखांकन का कार्य मुख्य रूप से आर्थिक इकाइयों के संबंध में ऐसी गुणात्मक सूचनाएं, गुणात्मक यानी जो लाभदायक सूचनाएं होती हैं, उनको उपलब्ध कराना है जो प्रमुख रूप से वित्तीय प्रकृति की होती हैं और जो आर्थिक निर्णय लेने में उपयोगी होती हैं। आर्थिक निर्णय लेने में जो जिनकी हेल्प ली जा सकती है उसे हम अकाउंटिंग कहते हैं। तो इन सूचनाओं या उपरोक्त जो परिभाषा है, इसके आधार पर जो है, इन विवरण के आधार पर हम लेखांकन संगठन की आर्थिक घटनाओं को पहचानने, मापने और लिख कर रखने की ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सूचनाओं से संबंधित आंकड़े उपयोगकर्ताओं तक भेजे जा सकें। तो लेखांकन की प्रकृति को समझने के लिए इसके निम्न पहलुओं को समझना आवश्यक है। आर्थिक घटनाएं होनी चाहिए, यानी जो पैसे में, मुद्रा में मापी जा सके। उनकी पहचान की जाएगी, उनको मुद्रा के रूप में मापा जाएगा, उनका लेखा किया जाएगा और संबंधित व्यक्ति तक वो संप्रेषित की जाएंगी। उनका संगठन रखा जाएगा और सूचना से संबंधित जो उपयोग करता है उनको ध्यान में रखा जाएगा। तो ये पहलू समझना जो हमारे लिए ज़रूरी है। आगे हम इनके बारे में स्टडी करते हैं। देखिए, आर्थिक घटनाएं। आर्थिक घटनाएं क्या होती हैं। व्यवसायिक संगठनों का संबंध आर्थिक घटनाओं से होता है। आर्थिक घटना से तात्पर्य किसी व्यवसायिक संगठन में होने वाले ऐसे आर्थिक लेन देन से है जिसके परिणाम को मुद्रा में यानी रुपए में मापा जा सकता हो। जैसे मशीन का क्रय, उसकी स्थापना और विनिर्माण के लिए तैयार करना एक घटना है जिसमें कुछ वित्तीय लेन देन शामिल होते हैं। जैसे मशीन को क्रय करोगे, मशीन का परिवहन का खर्चा लगाओगे, मशीन की स्थापना स्थल तैयार करोगी, स्थापना के व्यय करोगी, परीक्षण संचालन करोगी। इस प्रकार लेखांकन किसी आर्थिक घटना से संबंधित सौदों के समूह की पहचान करता है। किसी घटना में संगठन एवं किसी बाहरी व्यक्ति के बीच लेन देन है तो इसे बाह्य घटना कहेंगे। इस प्रकार के लेन देन है जैसे ग्राहक को माल विक्रय करना, कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करना, आपूर्तिकर्ताओं यानी सप्लायर से माल क्रय करना, मकान मालिक को मासिक किराए का भुगतान करना। और आंतरिक घटना ऐसी घटना होती है जो पूर्णतः किसी उद्यम के आंतरिक विभागों के बीच घटित होती है।
जैसे संग्रहण विभाग द्वारा कच्चे माल अथवा कल पुर्जों की विनिर्माण विभाग को आपूर्ति करना, कर्मचारियों को मजदूरी का भुगतान करना। यानी जो किसी बाहरी व्यक्ति के साथ अगर कुछ लेन देन होता है तो वो बाह्य घटना कहलाती है। और जब कोई संगठन या कोई संस्था अपने ही विभिन्न विभागों के बीच किसी प्रकार का लेन देन करती है तो वो आंतरिक घटना जो है कहलाती है। फिर है पहचान करना, मापना और लेखा जोखा एवं संप्रेषण। पहचान, पहचान का मतलब क्या है कि इसका अर्थ यह निर्धारित करना है कि किन लेन देनों का अभिलेखन किया जाए। अर्थात जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं व्यवसाय में सभी को हम अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड नहीं करते, उनको पहचाना जाता है कि कौन सी घटना लिखी जाए। इसमें उन घटनाओं की पहचान करना जिनका अभिलेखन किया जाना है, यानी जो पुस्तकों में लिखी जानी है। इसमें संगठन से संबंधित सभी क्रियाओं का अवलोकन कर केवल उन्हीं क्रियाओं का चयन किया जाता है जो वित्तीय प्रकृति की हैं। लेखा पुस्तकों में लिखने का निर्णय लेने से पहले व्यावसायिक लेन देन एवं दूसरी आर्थिक घटनाओं का मूल्यांकन किया जाता है। जैसे मानव एवं संसाधनों का मूल्य, प्रबंधकीय नीतियों में परिवर्तन अथवा कर्मचारियों की नियुक्ति महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, लेकिन इनका लेखा जोखा नहीं रखा जाता। यद्यपि जब भी कंपनी नकद एवं उधार क्रय विक्रय करती है या वेतन का भुगतान करती है तो इसे पुस्तकों में लिखा जाता है। यानी उन घटनाओं की पहचान करना जो पुस्तकों में लिखी जाएंगी। मापन करना, इसका अर्थ है मौद्रिक इकाई के द्वारा व्यावसायिक लेन देनों का वित्तीय प्रमापीकरण, यानी अनुमानों, मौद्रिक आधारों, रुपयों व पैसे की इकाइयों का अभिलेखन के लिए प्रयोग करना। अर्थात मापन की इकाई के रूप में पैसे से है, यानी ये मापना कि जो घटना हुई है उसका क्या आर्थिक मूल्य है, कितने रुपए या पैसे की वो घटना घटित हुई है, उसे मापन कहा जाता है। यदि किसी घटना को मौद्रिक रूप में मापना संभव नहीं है तो इसका वित्तीय लेखांकन नहीं किया जाएगा। इसी कारणवश प्रबंध निदेशक की नियुक्ति, महत्वपूर्ण अनुबंध व कर्मचारियों की बदली जैसी आवश्यक सूचनाओं को भी हम पुस्तकों में नहीं लिखते, क्योंकि उन्हें जो है मुद्रा के रूप में नहीं मापा जाता। अभिलेखन करना, जब एक बार आर्थिक घटनाओं की पहचान व मापन वित्तीय रूप में हो जाती है तो इन्हें मौद्रिक इकाइयों में लेखा पुस्तकों में काल क्रम अनुसार यानी डेट वाइज लिखा जाता है। अभिलेखन इस प्रकार से किया जाता है कि आवश्यक वित्तीय सूचना को स्थापित परंपरा के अनुसार उसको समराइज किया जा सके, सारांश निकाला जा सके और जब भी आवश्यकता हो उसे प्रयोग में लाया जा सके। इस तरह से उसको रिकॉर्ड किया जाता है। संप्रेषण करना, सूचनाएं रिकॉर्ड करने के बाद तभी महत्वपूर्ण होती है जब वो उन व्यक्तियों तक आसानी से पहुंचा दी जाती हैं जो जिनके लिए वो उपयोगी होती हैं, उसे संप्रेषण कहलाता है। आर्थिक घटनाओं की पहचान की जाएगी, उन्हें मापा जाएगा, उनका अभिलेखन किया जाएगा और सूचना तैयार होती है एवं उसका प्रबंधकों एवं दूसरे आंतरिक एवं बाह्य उपयोगकर्ता को एक विशिष्ट रूप में उनका संप्रेषण किया जाता है। सूचना का लेखा प्रलेखों के माध्यम से नियमित रूप से संप्रेषित किया जाएगा। इन प्रलेखों द्वारा दी गई सूचना उन विभिन्न उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी होती हैं जो उद्यम की वित्तीय स्थिति एवं प्रदर्शन के आकलन, व्यवसायिक क्रियाओं के नियोजन एवं नियंत्रण तथा समय समय पर आवश्यक निर्णय लेने में रुचि रखते हैं। यानी जो भी संस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जिसका संस्था से संबंधित जो सूचनाएं हैं अकाउंट से संबंधित उनमें इंटरेस्ट होता है, उनको इसका संप्रेषण करना जरूरी होता है। संगठन, संगठन से अभिप्राय किसी व्यावसायिक उद्यम से है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। लाभ कमाना है अथवा नहीं है, लेकिन क्रियाओं के आकार एवं व्यवसाय के परिचालन स्तर के आधार पर यह एकल इकाई, स्वामित्व इकाई, साझेदारी फर्म, सहकारी समिति या कंपनी, स्थानीय निकाय, नगरपालिका अथवा कोई अन्य संगठन हो सकता है। यानी कोई भी इकाई जो कि व्यवसाय का संचालन करती है, जिसका उद्देश्य लाभ कमाना या सेवा करना हो सकता है, वो संगठन कहलाता है। अब आइए सूचना के इच्छुक उपयोगकर्ता। सूचना के उपयोगकर्ता कौन कौन होते हैं? अब लेखांकन का संबंध व्यवसाय की वित्तीय सूचनाओं के संप्रेषण से है तथा इसे व्यवसाय की भाषा भी जो है कहा जाता है। अनेक उपयोगकर्ताओं को महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए वित्तीय सूचनाओं की आवश्यकता होती है।
तो ये उपयोगकर्ता दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक उपयोगकर्ता और बाह्य उपयोगकर्ता। आंतरिक उपयोगकर्ता वे होते हैं जो संस्था के अंदर होते हैं, जैसे मुख्य कार्यकारी, वित्तीय अधिकारी, प्रधान, उप प्रधान, व्यवसायिक इकाई प्रबंधक, संयंत्र प्रबंधक, स्टोर प्रबंधक, पर्यवेक्षक आदि। बाह्य उपयोगिता वे होते हैं जो संस्था से बाहर के होते हैं, जैसे निवेशक, शेयर धारक, लेनदार, वित्तीय संस्था के ऋण पत्र धारक, दूसरे ऋणदाता, कर अधिकारी, नियमित एजेंसी, सरकार, स्टॉक एक्सचेंज, व्यापारिक संघ, कंपनी रजिस्ट्रार, ये सब बाह्य उपयोगकर्ता होते हैं। लेखांकन का मूल उद्देश्य निर्णय लेने के लिए जो उपयोगी सूचना है उनको उपलब्ध कराना होता है। तो लेखांकन वास्तव में एक सूचना स्रोत के रूप में कार्य करता है, कि लेखांकन एक सूचना स्रोत के रूप में है, परस्पर एक दूसरे से जुड़ी क्रियाओं को एक सुनिश्चित प्रक्रिया के तहत ये जो है संप्रेषित करता है, जो लेन देन की पहचान से आरंभ होती हैं तथा वित्तीय विवरणों के निर्माण पर समाप्त होती हैं। लेखांकन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में सूचना उत्पन्न होती है और सूचनाओं का विकास अपने आप में साध्य नहीं है। तो इसलिए लेखांकन जो है वो सूचना के स्रोत के रूप में कार्य करता है। तो लेखांकन सूचना को उपयोगी बनाने के लिए निम्न को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। एक तो आर्थिक निर्णय लेने के लिए सूचना को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। वित्तीय विवरणों को सूचना के प्रमुख स्रोत मानकर उन पर निर्भर करने वाले उपयोगकर्ताओं की सेवा करना। संभावित रोकड़ प्रवाह राशि, समय एवं अनिश्चितता के पूर्वानुमान लगाने एवं मूल्यांकन के लिए उपयोगी सूचना उपलब्ध कराना। लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए प्रबंधकों की योग्यता की जांच करना के लिए सूचना प्रदान करना। और ऐसे विषय जिनकी व्याख्या, मूल्यांकन, पूर्वानुमान या आकलन किया जाता है उनको निहित संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए तथ्यात्मक एवं व्याख्यात्मक सूचना प्रदान करना। और समाज को प्रभावित करने वाले कार्यों से संबंधित सूचना प्रदान करना। तो लेखांकन सूचना को उपयोगी बनाने के लिए ये जरूरी है कि वो सूचनाएं ऐसी होनी चाहिए जो आर्थिक निर्णय लेने में सहायक हों। वित्तीय विवरणों को सूचना के प्रमुख स्रोत मानकर उन पर निर्भर करने वाले उपयोगकर्ताओं की वो सेवा करने वाली होनी चाहिए। रोकड़ राशि के प्रवाह को बता सकें कि कितना कैश आया है, कितना गया है। लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु संसाधनों का उचित उपयोग करने के लिए प्रबंधकों को उचित सूचनाएं दे सकें। ऐसे विषय जिनकी व्याख्या, मूल्यांकन और पूर्वानुमान का आकलन किया जाता है उनको निहित कंसेप्ट में जो है स्पष्ट करने के लिए व्याख्यात्मक सूचना देना। और समाज को प्रभावित करने वाले कार्यों से संबंधित सूचना जो है प्रदान करना मुख्य कार्य होता है। तो लेखांकन सूचना के विकास में लेखाकार घटना एवं लेन देनों को मापने एवं उनके प्रक्रियन के लिए उनका अवलोकन, जांच एवं पहचान करता है। एक उपयोगकर्ता के संप्रेषण के लिए लेखांकन सूचना से विवरण तैयार करेगा। इन विवरणों की प्रबंधक एवं अन्य उपयोगकर्ता व्याख्या करते हैं। तो आगे चलकर जो है हम लेखांकन सूचना की आंतरिक एवं बाह्य उपयोगकर्ताओं के एक दूसरे से भिन्न दिखने वाली आवश्यकता के कारण लेखांकन विषय जो है वो 3 भागों में बांटा जाता है: वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन एवं प्रबंध लेखांकन। यानी जिसको कुछ व्यक्तियों को वित्तीय जो निर्णय होते हैं लेते हैं उनको वित्तीय लेखांकन में इंटरेस्ट होगा, जो कॉस्ट में लागत में इंटरेस्टेड है उनको लागत लेखांकन में, और जो प्रबंधकीय निर्णय लेते हैं उनको प्रबंधकीय सूचनाओं में इंटरेस्ट होता है। तो ये 3 भागों में लेखांकन बांट दिया जाता है। वित्तीय लेखांकन क्या होता है? वित्तीय लेन देन को व्यवस्थित, अभिलेखन एवं वित्तीय विवरणों को बनाने एवं प्रस्तुतिकरण में सहायता करता है, जिससे संगठन की सफलता एवं वित्तीय सुदृढ़ता को मापा जा सके। ये काम होता है वित्तीय लेखांकन का। लागत लेखांकन फर्म के द्वारा विभिन्न उत्पादों के बनाने या सेवाओं को प्रदान करने की लागत निर्धारित की जाती है, उसका विश्लेषण एवं मूल्य निर्धारण करने की में ये सहायता करता है, या लागत पर नियंत्रण करने में भी सहायता करता है, और प्रबंधकों को निर्णय लेने के लिए आवश्यक लागत संबंधी सूचना भी प्रदान करता है। प्रबंध लेखांकन संगठन में कार्यरत लोगों को आवश्यक लेखांकन सूचनाएं प्रदान करता है, जिससे कि वह व्यावसायिक कार्यों के संबंध में निर्णय ले सकें, योजना बना सकें एवं नियंत्रण कर सकें। प्रबंध लेखांकन के लिए सूचना मुख्यतः वित्तीय लेखांकन एवं लागत लेखांकन से ही प्राप्त होती है, जो प्रबंधकों को बजट बनाने, लाभप्रदता का आकलन करने, मूल्य निर्धारण करने और पूंजीगत व्यय के संबंध में निर्णय लेने आदि में सहायक होती है। तो 3 पार्ट जो अकाउंटिंग के बनाए गए वित्तीय लेखांकन में, जो वित्तीय सूचनाएं देते हैं
देती है जो लेखांकन, और वित्तीय लेन देनों को लिखती है, और वित्तीय सुदृढ़ता को जिसमें मापा जा सकता है। लागत लेखांकन जो किसी वस्तु या सेवा की लागत को मापती है और उसको नियंत्रण करती है, और प्रबंधकों को निर्णय लेने के लिए आवश्यक लागत संबंधी सूचनाएं प्रदान करती है। प्रबंधकीय लेखांकन में जो संगठन में विभिन्न व्यक्ति कार्य करते हैं और विभिन्न प्रकार के उन्हें निर्णय लेने होते हैं, योजना बनानी होती है, तो प्रबंधकीय सूचनाएं देने के लिए प्रबंधकीय लेखांकन का प्रयोग किया जाता है। और ये लेखांकन की विशेषताएं, क्या विशेषताएं होती हैं लेखांकन का अर्थ समझने के लिए, उसकी विशेषताएं जरूरी है। एक तो विश्वसनीयता सबसे जरूरी है। ये विश्वसनीयता का अर्थ है उपयोगकर्ता जिस सूचना पर निर्भर रहता है वो उसके लिए विश्वास करने लायक होनी चाहिए। लेखांकन सूचना की विश्वसनीयता इस बात पर निर्भर करती है कि जो घटनाएं लेन देन हुए हैं उनके मापन व प्रस्तुतिकरण के बीच किस तरह का अंतर संबंध है। विश्वसनीय सूचना अनावश्यक अशुद्धि, व्यक्तिगत आग्रह से मुक्त होनी चाहिए तथा उसे विश्वसनीय रूप से वही दर्शाना चाहिए जो उससे अपेक्षित है। यानी सूचना ऐसी होनी चाहिए लेखांकन के द्वारा दी गई कि उस पर विश्वास किया जा सके। प्रासंगिकता, सूचना तभी प्रासंगिक होगी जबकि यह समय पर उपलब्ध होगी। पूर्वानुमान लगाने एवं प्रत्युत्तर देने में जो है हेल्पफुल होगी। सूचना की प्रासंगिकता के लिए इसके उपयोगकर्ताओं के निर्णयों को निम्न के द्वारा प्रभावित करना अनिवार्य है। भूत, वर्तमान एवं भविष्य की घटनाओं के परिणामों का पूर्वानुमान लगाने, करने एवं प्रत्युत्तर देने में सहायक होना, और पिछले मूल्यांकन की पुष्टि अथवा उनमें संशोधन करना। बोधगम्यता, बोधगम्यता का अर्थ है कि जो लोग निर्णय लेते हैं उन्हें लेखांकन सूचना को उसी संदर्भ में समझना चाहिए जिस संदर्भ में उन्हें तैयार किया गया है एवं प्रस्तुत किया गया है। यानी जो सूचनाएं लेखांकन के द्वारा दी जानी है वो उसे उसी रूप में समझें। किसी संदेश की वह विशेषता जो अच्छे एवं बुरे संदेश में भेद करती है संदेश की बोधगम्यता पर आधारित होती है। संदेश को हम तभी संप्रेषित मानते हैं जब वो पहुंचने वाले तक उसी अर्थ में समझा जाए जिस अर्थ में भेजा गया है। यानी लेखांकन सूचनाएं जिस अर्थ में जो है भेजी जाती हैं पहुंचने वाले तक उसी अर्थ में वो पहुंचनी चाहिए, उसे उसी रूप में उसे समझना चाहिए। तुलनीयता, यह पर्याप्त नहीं है कि वित्तीय सूचनाएं एक समय विशेष पर विशेष परिस्थितियों में अथवा विशेष रिपोर्ट इकाई के लिए ही प्रासंगिक एवं विश्वसनीय हों, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि जो सूचना के उपयोगकर्ता साधारण उद्देश्य के लिए प्रस्तुत व्यवसाय के वित्तीय प्रलेखों में प्रदर्शित विभिन्न आयामों की अन्य व्यावसायिक इकाइयों से भी तुलना कर सकें। यानी जो सूचनाएं यहाँ से प्राप्त होती हैं दूसरे संस्थाओं से प्राप्त होने वाली सूचनाओं से उसकी तुलना की जा सके। अब आइए लेखांकन के क्या उद्देश्य होते हैं। देखिए लेखांकन के उद्देश्य है तो व्यवसायिक लेन देन का हिसाब रखना सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ये लेखांकन वास्तव में इसी काम के लिए रखा जाता है कि व्यवसाय में जितने भी लेन देन होते हैं उनका हिसाब किताब रखे, क्रय विक्रय, प्राप्ति, भुगतान आदि को पूर्ण शुद्धता के साथ जो हम याद नहीं रख सकते, इसलिए उनका लेखा जोखा किया जाता है नियमित रूप से, ताकि जब भी आवश्यकता पड़े हम आवश्यक सूचनाएं हासिल कर सकें। लाभ हानि की गणना करना, व्यवसाय के स्वामी निश्चित अवधि के बाद ये जानना चाहेंगे कि उन्हें एक लाभ हुआ है या हानि हुई है। खासकर 1 वर्ष की अवधि के पश्चात हर व्यापारी ये जानना चाहता है कि उसे अपने कारोबार में लाभ हुआ है या हानि हुई है। तो लेखांकन का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि ये बताना कि एक निश्चित समय के बाद जो विभिन्न वित्तीय लेन देन हुए हैं संस्था से उसको लाभ हुआ है या हानि हुई है। यानी आय में से कुल खर्चे घटाकर जो भी बचेगा वो लाभ होगा, और अगर खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं और आय कम होती है तो वो हानि होती है। वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करना, लेखांकन का उद्देश्य प्रत्येक लेखांकन अवधि के अंदर जो वित्तीय स्थिति है व्यवसाय की, यानी हमारी संपत्तियां कितनी हैं और दायित्व कितने हैं, उसको प्रदर्शित करना भी इसका मेन उद्देश्य होता है, जिसे बैलेंस शीट बनाकर जो है या ट्रायल बैलेंस बनाकर जो है उसकी सहायता से जो है स्थिति को स्पष्ट करने की कोशिश की जाती है। यानी ये दिखाना कि हमारी कितनी देनदारियां हैं और कितनी संपत्तियां हैं। उपयोगकर्ताओं को सूचनाएं उपलब्ध कराना, ये पहले भी आया था क्योंकि सूचना का स्रोत ही है ये। लेखांकन का मेन उद्देश्य है कि जो विभिन्न उपयोगकर्ता होते हैं, चाहे वो सरकार है, बैंक है
आंतरिक उपयोगकर्ता हैं, बाहरी उपयोगकर्ता हैं, उन्हें नियोजन बनाने, निर्णय लेने, नियंत्रण करने, विक्रय लागत, लाभप्रदता आदि के लिए सूचना की आवश्यकता होती है। आवश्यक सूचनाएं उन्हें दी जानी चाहिए। बाह्य उपयोगकर्ताओं जिनमें आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करने के लिए सीमित अधिकार, योग्यता एवं साधन होते हैं, उन्हें भी वित्तीय विवरणों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। अब बाह्य उपयोगकर्ता किस में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, निम्न में रुचि रखते हैं, जैसे निवेशक एवं संभावित निवेशक, कर्म संघ एवं कर्मचारी समूह, व्यवसाय की स्थिरता, लाभप्रदता, ऋणदाता एवं वित्तीय संस्थान, कंपनी की साख एवं उसकी ऋण एवं ब्याज को भुगतान की क्षमता पर ज़्यादा सूचनाएं प्राप्त करते हैं। आपूर्तिकर्ता एवं लेनदार देनदारी की तिथि का भुगतान करने तथा व्यवसाय की निरंतरता के संबंध में सूचना प्राप्त करते हैं। ग्राहक व्यवसाय की निरंतरता, जो उत्पाद पार्ट्स है, बिक्री के पश्चात की सेवाएं आदि के संबंध में सूचनाएं प्राप्त करता है। जैसे निवेशक वो जोखिम वगैरह के बारे में ज़्यादा सूचनाएं प्राप्त करते हैं। तो अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग हित होते हैं। सरकार भी विभिन्न प्रकार की सूचनाओं में इंटरेस्टेड होती है कि जनता के या देश के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ कोई ऐसा कार्य तो कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर रहा है जिससे कि देश का हित होता हो, जनता का हित ना होता हो। तो इस तरह से जो टैक्सिंग अथॉरिटी है, टैक्स लगाती है, वो भी उसके लाभ हानि वगैरह पर ध्यान रखती है ताकि सही ढंग से टैक्स कैलकुलेट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो विभिन्न प्रकार के सूचनाकर्ता जो है सरकार, जैसे सामाजिक उत्तरदायित्व समूह पर पर्यावरण समूह की ध्यान रखते हैं कि वे पर्यावरण का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं, प्रदूषण तो नहीं फैलाया जा रहा। प्रतियोगी, अपने प्रतियोगी की अपेक्षा कर शक्ति एवं तुलनात्मक निर्देश चिन्ह से उद्देश्य संबंधी सूचना प्राप्त करना कि हमारे प्रतियोगी भी ये जानना चाहते हैं कि हम क्या बनाते हैं, कैसा बनाते हैं, हमारी वस्तु का मूल्य क्या होगा, सेवा का मूल्य क्या होगा। तो विभिन्न व्यक्तियों का, बाह्य व्यक्तियों का अलग अलग हित होता है और उसी से संबंधित वो सूचनाएं हासिल करना चाहते हैं। अब आइए लेखांकन की आधारभूत शब्दावली। इकाई लेखांकन, जब आप आगे विभिन्न चैप्टर पढ़ोगे तो डिफरेंट वर्ड यूज होंगे आपके, उनको आपको ध्यान में रखना जरूरी है। जैसे इकाई, इकाई क्या होता है, या इकाई से अभिप्राय एक ऐसी वस्तु से है जिसका एक निश्चित अस्तित्व होता है। व्यावसायिक इकाई से अभिप्राय विशेष रूप से पहचान किए गए व्यावसायिक उद्यम से है, जैसे सुपर बाजार, हायर ज्वेलर्स, आईटीसी लिमिटेड आदि। लेखांकन प्रणाली को सदा विशिष्ट व्यावसायिक अस्तित्व के लिए तैयार किया जाता है, जैसे एबीसी कंपनी लिमिटेड, राम एंड श्याम कंपनी लिमिटेड। लेन देन, ट्रांजैक्शन, ये क्या होता है, जब दो या दो से अधिक इकाइयों के बीच कोई घटना जिसका कुछ मूल्य होता है वो लेन देन कहलाता है। जैसे क्रय विक्रय करना, भुगतान करना, धन की प्राप्ति करना, व्यय करना, ये सब लेन देन कहलाते हैं। परिसंपत्तियाँ, यह किसी उद्यम के आर्थिक स्रोत होते हैं जिन्हें मुद्रा के रूप में उपयोगी ढंग से प्रकट किया जा सकता है। इनका मूल्य होता है तथा इनका व्यवसाय के परिचालन में उपयोग किया जाता है। जैसे सुपर बाजार के पास अपना ट्रकों का बेड़ा है जिसका उपयोग वह खाद्य पदार्थों की सुपुर्दी के लिए करता है। ट्रक इस प्रकार से उद्यम को आर्थिक लाभ पहुंचाते हैं, तो इसे जो है परिसंपत्ति माना जाएगा। परिसंपत्तियां दो प्रकार की होती हैं, चालू व गैर चालू परिसंपत्तियां। अब परिसंपत्तियां चालू और गैर चालू कौन कौन सी होती हैं? गैर चालू परिसंपत्तियां वे होती हैं जो व्यवसाय में बेचने के उद्देश्य से नहीं बल्कि व्यवसाय को चलाने के उद्देश्य से रखी जाती हैं। और चालू संपत्तियां वो होती हैं जो एक निश्चित समय या मात्र एक साल के अंदर अंदर जो है जिन्हें कैश में कन्वर्टेड किया जा सकता है। आगे हम डिटेल में इनको आगे वाले जो चैप्टर आएंगे उनमें पढ़ेंगे कि क्या क्या ये संपत्तियां होती हैं। मूर्त संपत्तियां हैं, मूर्त संपत्तियां पूंजीगत कार्य प्रगति पर, गैर चालू निवेश और जो है स्थिर परिसंपत्तियां। या आगे जो चैप्टर आएंगे उनमें डिटेल में इसकी स्टडी होगी। देयता, देयता जो है वह राशि होती है जो संस्था ने किसी की देनी होती है। ये वे देनदारियां या ऋण है जिनका भुगतान व्यवसायिक इकाई ने भविष्य में किसी समय करना है। यह लेनदार का फर्म की परिसंपत्तियों पर दावे का प्रतिनिधित्व करती है। व्यवसाय छोटा हो बड़ा हो, उधार लेन देन करते ही हैं। जैसे उधार वस्तु खरीदोगे तो जितना आपने दूसरे व्यक्ति का उधार पैसा देना है वो आपकी क्या हो जाएगी, देयता। या जो आपने लोन ले रखा है किसी से तो वो लोन जो है आपकी देयता हो जाएगी। ये भी फिर ऐसे ही चालू और गैर चालू देयताएं होती हैं। जो एक साल के अंदर दे दी जाती हैं वो चालू होती हैं और जो एक साल के बाद दी जाती हैं वो गैर चालू देयताएं होती हैं। ये भी आगे जो है अलग चैप्टर आएगा उसमें आप डिटेल में पढ़ोगे। पूंजी,
पूंजी वो राशि होती है जो व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय को चलाने के लिए लगाता है। स्वामी द्वारा व्यवसाय में उपयोग किया जाने वाला निवेश पूंजी कहलाता है। व्यवसायिक इकाई के लिए इसे स्वामी रोकड़ अथवा परिसंपत्ति के रूप में लाता है और पूंजी व्यवसाय की परिसंपत्ति पर स्वामी का दायित्व तो एक दावा है, जिसमें इसे तुलन पत्र की लायबिलिटी साइड में पूंजी के रूप में दिखाया जाता है। विक्रय यानी जो माल बेचा जाता है। विक्रय वस्तुओं की बिक्री या सेवाओं की बिक्री या उपयोगकर्ता को प्रदान की गई सेवाओं से प्राप्त कुल आगम जो है वो विक्रय कहलाता है। आगम आगम वह धनराशि है जो वस्तुओं व्यवसाय वस्तुओं की बिक्री या उपभोक्ताओं को प्रदान की गई सेवाओं से अर्जित किया जाता है। इसे विक्रय आमदनी भी कहा जाता है। आमदनी की जो अन्य दूसरी मदें हैं जो अधिकांश व्यवसायों में समान रूप से प्रयुक्त होती हैं, जैसे कमीशन, ब्याज, लाभांश, रॉयल्टी, किराया प्राप्त आदि आमदनी को हम आय भी बोलते हैं। वह क्या होता है? किसी व्यवसाय को चलाने के लिए या आय कमाने के लिए जो लागत आती है उसे व्यय कहते हैं। यह व्यवसाय में आगम अर्जित करने की प्रक्रिया में आने वाली लागत है। साधारणतः व्यय का मापन एक लेखांकन अवधि के दौरान उपयोग की गई संपत्तियों के या उपयोग की गई सेवाओं के रूप में किया जाता है। व्यवसाय की अधिकांश मदें जब मूल्य ह्रास, किराया, मजदूरी, वेतन, ये व्यय कहलाता है। खर्च यह किसी लाभ, सेवा अथवा परिसंपत्ति को प्राप्त करने पर राशि व्यय करना अथवा देनदारी उत्पन्न करना है। खर्च के उदाहरण जैसे वेतन, माल का क्रय, मशीन का क्रय, फर्नीचर का क्रय आदि। यदि व्यय का लाभ एक वर्ष के भीतर ही प्राप्त हो जाता है तो इसे व्यय कहेंगे, और दूसरी ओर यदि खर्चे का लाभ एक वर्ष से अधिक मिलता है तो इसे संपत्ति पर माना जाएगा, पूंजीगत व्यय माना जाएगा। तो एक वर्ष के अंदर होने वाला खर्चा आगम व्यय, रिवेन्यू एक्सपेंसेस, और एक साल से ज़्यादा तक उसका लाभ मिलता है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में माना जाता है। लाभ एक लेखांकन वर्ष में व्ययों पर आमदनी का अधिक्य है। इसमें स्वामी की पूंजी में वृद्धि होती है, यानी जो हमारी आय है उसमें से खर्चे घटाकर जो बचता है वो लाभ कहलाता है। अभिवृद्धि व्यवसाय से प्रासंगिक घटनाओं एवं लेनदारों से होने वाली लाभ को अभिवृद्धि कहा जाता है, यानी गेन जिसको हम बोलते हैं। यानी ऐसी घटनाओं से जो व्यवसाय की नॉर्मल एक्टिविटी से नहीं होती, उनसे होने वाला फायदा अभिवृद्धि कहलाता है। जैसे स्थायी संपत्ति का विक्रय, न्यायालय में किसी मुकदमे का जीतना, किसी संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो जाना, वो अभिवृद्धि कहलाता है। हानि किसी अवधि से संबंधित आगम से व्यय अधिक्य को हानि कहते हैं। जैसे लाभ था, लाभ क्या था? जब आगम ज़्यादा हो जाए, खर्चा कम हो जाए तो लाभ हो जाएगा, लेकिन जब व्यय अधिक हो जाए और आगम कम हो जाए तो हानि कह लेते हैं। इससे पूंजी घटती है, जैसे लाभ से पूंजी बढ़ती है। यह मुद्रा अथवा मुद्रा समूल्य में हुई हानि की पुनः वसूली न होने की ओर संकेत करती है। जैसे चोरी अथवा आग लगने, आग दुर्घटना आदि से रोकड़ अथवा माल का नष्ट हो जाना, ये भी हानि है। इसे स्थायी परिसंपत्ति के विक्रय पर होने वाली हानि भी शामिल होती है। बट्टा विक्रय की गई वस्तुओं के मूल्य में कटौती है, जैसे डिस्काउंट पर मिलता है। दो प्रकार से दी जाती है ये। एक ढंग से वस्तुओं के विक्रय पर सूची मूल्य पर तय प्रतिशत कटौती, और ऐसी छूट को व्यापारिक बट्टा कहते हैं। जैसे 100 रुपये का माल 20% डिस्काउंट पर ले जाओ तो वो व्यापारिक बट्टा कहलाता है। ये जो है साधारणतः विनिर्माताओं द्वारा थोक व्यापारियों को एक थोक व्यापारियों तथा फुटकर विक्रेताओं को दिया जाएगा। वस्तुओं के उधार विक्रय पर देनदार यदि भुगतान तिथि अथवा इससे पहले देय राशि का भुगतान कर देते हैं तो उन्हें देय राशि पर छूट दी जा सकती है। ये राशि जो है नकद कटौती के रूप में मानी जाती है। जैसे अगर आप 3 महीने बाद भुगतान करोगे तो आपको 1000 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा, और अगर आप आज ही भुगतान कर दो तो आपको 900 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये 100 रुपये नकद कटौती के हैं, यानी जल्दी भुगतान प्राप्त करने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है वो नकद कटौती, और बिक्री ज़्यादा करने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है वो व्यापारिक कटौती कहलाता है। प्रमाणक वाउचर किसी लेन देन के समर्थन में विलेख के रूप में प्रमाण को प्रमाणक कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम माल नकद खरीदते हैं तो हमें कैश मेमो मिलता है, यदि हम उधार खरीदते हैं तो हमें बीजक मिलता है, और जब हम भुगतान करते हैं तो हमें रसीद प्राप्त होती है। ये सब प्रमाणक होते हैं। माल वह उत्पाद जिनमें व्यवसायी कारोबार करता है वो माल कहलाता है, अर्थात जिनका वह क्रय विक्रय करता है, उत्पादन करता है,
विक्रय करता है वो सब माल कहलाता है। जिन वस्तुओं को व्यवसाय में उपयोग के लिए खरीदा जाता है उन्हें माल नहीं कहते। जैसे फर्नीचर खरीद लिया, बिल्डिंग खरीद ली, मशीन खरीद ली, वो माल नहीं कहलाएगा। क्रय क्रय एक व्यवसाय द्वारा नकद या उधार प्राप्त वस्तुओं का कुल मूल्य है जिन्हें विक्रय के लिए प्राप्त किया जाता है। यानी जब माल का हम क्रय करते हैं विक्रय के लिए तो वो क्रय कहलाता है। या कच्चा माल खरीदते हैं ताकि फिनिश्ड गुड्स बनाकर और फिर बाद में उसे बेच दिया जाए तो वो माल कहलाएगा। आहरण ड्राइंग, यानी व्यवसाय का स्वामी अपने निजी प्रयोग के लिए जो राशि निकालता है व्यवसाय से या वस्तु निकालता है तो उसे आहरण कहते हैं। स्टॉक, किसी भी व्यवसाय में जो वस्तुएं अतिरिक्त पुर्जे व अन्य मदे हाथ में होती हैं उनका मापन रहतिया कहलाता है। यानी ऐसा माल जो अब हमारे हाथ में है या साल के अंत में जो बिना बिका हुआ माल है वो स्टॉक कहलाता है। उस माल को लेखा वर्ष के अंतिम दिन जो बिका हुआ नहीं है उसे अंतिम स्टॉक या अंतिम स्कंद भी कहते हैं। देनदार देनदार प्राप्य खाते वे जो है व्यक्ति या इकाइयां होती हैं जिनके व्यावसायिक संस्था को उससे वस्तुएं या सेवाएं उधार प्राप्त करने के बदले में कुछ धनराशि लेनी है। इन व्यक्तियों या इकाइयों द्वारा कुल प्राप्य राशि को अंतिम दिन तुलन पत्र में विविध देनदारों के रूप में परिसंपत्ति के रूप में दर्शाया जाता है। यानी जिन्होंने हमारा पैसा देना है, जिनको हमने उधार माल बेच दिया है वो हमारे देनदार कहलाते हैं। लेनदार वे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने हमसे पैसा लेना है, यानी जिनसे हमने उधार माल खरीद लिया है, उधार वस्तुएं या सेवाएं प्राप्त कर ली हैं और उनको भुगतान करना है, वे हमारे लेनदार होंगे। वो व्यक्ति भी हो सकता है, कोई संस्था भी हो सकती है। और अंतिम दिन जो है, जो व्यवसाय का अंतिम साल का अंतिम दिन होता है लेखांकन वर्ष का, उस दौरान स्थिति विवरण में इसे लेनदारों को जो है देय खातों या लाइबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा और इनको असेट साइड में, देनदारों को असेट साइड में और लेनदारों को लाइबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा। तो ये था आपका अकाउंटिंग जो है उसकी परिभाषा, विभिन्न अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, उसकी विशेषताएं, यानी कंप्लीट चैप्टर जो 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, इसलिए हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए ताकि आगे आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। धन्यवाद।